Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to lecture number 11. Today's topic is hedging strategies using future contracts. As you know students, last time हम जो पिछले lecture में बात कर रहे थे, we have been talking about hedging future contracts through variety of different instruments और especially हमने future contracts के through कैसे hedging की जाती है हमने उसके ऊपर ज़्यादा focus किया था. As you remember students के hedging जो है basically you are going to lock in the price in order to save yourself from any adverse effects of any price movements which might occur in the future. तो अगर फ्यूचर के अंदर कोई एडवर्स प्राइस मूवमेंट्स होने जा रही हैं तो उसको अवॉइड करने के लिए यू एंटर इनटू सच एग्रीमेंट्स. वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट लॉन्ग हेजेस एंड शॉर्ट हेजेस. देन वी आल्सो टॉक्ड अबाउट के डिफरेंट एक किसी भी कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स का क्या कंसर्न है about the adoption of hedging strategies या future contracts का derivative के usage के बारे में क्या उनके concerns हैं and whether they are going to use those future contracts in as one of the instruments for hedging or not. तो students ये सब depend करता है कि किस तरह की industry में आप काम कर रहे हैं. जैसे मैंने आपको example दी थी gold industry की, तो अगर सब लोग नहीं कर रहे hedging तो there is no need to try that just as an experiment and just to look as being different as compared to rest of the others. तो जरूरी नहीं है कि अगर आपको कोई if you are aware about the derivative instruments then you are going to use those strategies and it is a must for you. या आपके लिए ये बड़ा जरूरी हो गया कि आपने वो जरूर यूज करनी ही करनी है. हो सकता है कि आपको उसकी जरूरत ना हो. मैं आपको इसकी एग्जांपल ऐसे देती हूँ, जैसे आप में से शायद कुछ लोगों को कुकिंग करने का एक्सपीरियंस होगा. अगर आप गर्ल्स हैं तो डेफिनेटली, और अगर बॉयज हैं तो मे बी समटाइम्स, अगर आप बैचलर्स हैं तो अगर आप खुद खाना पकाते हैं. अच्छा, जब किचन में आप जाते हैं तो देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट स्पाइसेस, मसाले बड़े होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट चीजें, ठीक है ना. चीनी भी पड़ी होती है, ऑयल है, फिर नमक और मिर्च, चिलीज, देन विनेगर, सोया सॉस एटसेट्रा, सब कुछ पड़ा है. अच्छा, देन जब आप कोई डिश बनाते हैं तो यू आर गोइंग टू चूज कि इसमें आप क्या कुछ डालोगे, ठीक है ना. इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट डू यू लाइक. हो सकता है आपको जीरो बहुत पसंद हो बट यू डू नॉट पुट इट इन एवरी डिश. तो जस्ट टू गिव यू दिस एग्जांपल दैट व्हेनेवर यू आर गोइंग टू, जैसे मैंने आपको कुकिंग की एग्जांपल दिया, तो कुकिंग में द इंग्रेडिएंट्स दैट यू आर गोइंग टू यूज आर एग्जैक्टली दोज व्हिच आर द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट डिश, राइट. तो ऐसा नहीं होगा कि आप सारे जितने स्पाइसेस आपके पास अवेलेबल हैं यू आर गोइंग टू पुट एवरीथिंग इनटू दैट इज जस्ट लाइक दैट. सिमिलरली आपको मैंने बहुत सारे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स बताए इंक्लूडिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, देन ऑप्शंस, स्वैप्स के बारे में हमने थोड़ी सी बात की, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स के बारे में थोड़ा आगे जाके हम बात करेंगे. तो इट इज नॉट कंपल्सरी दैट यू आर गोइंग टू यूज ऑल दीज इंस्ट्रूमेंट्स एक ही दफा में सारा कुछ. तो वो फिर क्या डिश बन जाएगी, यू कैन वेल इमेजिन. दिस इज जस्ट लाइक मेकिंग हाउ यू आर गोइंग टू मेक द डिश आउट ऑफ ऑल दीज इंस्ट्रूमेंट्स, राइट. तो स्टूडेंट्स, हेजिंग करने का बेसिकली जो पर्पज है वो ये है कि यू आर नॉट गोइंग टू पुट एवरीथिंग इनटू दैट पर्टिकुलर पोर्टफोलियो और इनटू दैट पर्टिकुलर बिजनेस व्हिच यू आर यूजिंग. तो स्टूडेंट्स, हेजिंग को हम उस तरह से यूज करेंगे एज वन ऑफ योर स्ट्रेटजीज फॉर मेकिंग योर बिजनेस मोर अट्रैक्टिव. तो जो कुकिंग वाली एग्जांपल है दैट इज एग्जैक्टली फॉलोड. यानी इसका ये मतलब हुआ कि अगर कुकिंग में आपको हो सकता है कुछ स्पाइसेस आपको बहुत ज्यादा पसंद हो, ठीक है ना. फॉर एग्जांपल जो है क्यूमन सीड्स हैं वो आपको बहुत पसंद है, तो यू कैन नॉट पुट क्यूमन सीड्स इन एवरी डिश. आप देखेंगे ना कि आपको किसमें डालना है. बिल्कुल ऐसे ही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स कहाँ यूज करने हैं, यू हैव टू चूज, ठीक है ना. तो पता होने से मतलब या अवेलेबल होने से मतलब ये नहीं कि यू आर गोइंग टू यूज ऑल दोज थिंग्स इनटू योर पोर्टफोलियो या इनटू योर बिजनेस, या आपने ये डेरिवेटिव सिक्योरिटीज इस्तेमाल करनी ही करनी है क्योंकि ये आपको इनके बारे में इंफॉर्मेशन है, आपने पढ़ लिया है, टीचर ने आपको बता दिया है, एंड यू नो दैट दीज आर क्वाइट बेनिफिशियल फॉर यू. ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट्स शेयर अ स्टोरी. मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ. बेसिकली इट्स अ बिजनेस स्नैपशॉट, hedging by gold mining companies. It is natural for a gold mining company to consider hedging against changes in the price of gold. So basically it is natural for any gold mining company to consider hedging against the changes in the price of gold. Typically it takes several years to extract all the gold from a mine. मतलब यूजुअली ऐसा होता है कि आपको पता है कि गोल्ड की माइनिंग की जाती है.
तो माइनिंग से मतलब यह है कि यू एक्सट्रैक्ट इट आउट फ्रॉम द माउंटेन, किसी पहाड़ के अंदर से माइनिंग की जाती है, एंड इट टेक्स लॉट ऑफ ईयर्स फॉर माइनिंग टू डू, ठीक है ना। वंस अ गोल्ड माइनिंग कंपनी डिसाइड्स टू गो अहेड विद प्रोडक्शन एट अ पर्टिकुलर माइन, इट हैज अ बिग एक्सपोजर टू द प्राइस ऑफ गोल्ड। तो जब कोई जो कंपनी है वो किसी गोल्ड माइन में माइनिंग के लिए जाना चाहती है, तो उसका प्रोडक्शन के लिए, तो उसका बहुत ज्यादा कंसर्न होता है अबाउट द प्राइस ऑफ द गोल्ड, लाइक उसका जो एक्सपोजर है वो प्राइस ऑफ गोल्ड से बहुत ज्यादा हो जाएगा। इंडीड अ माइन दैट लुक्स प्रॉफिटेबल एट द आउटसाइड कुड बिकम अनप्रॉफिटेबल इफ द प्राइस ऑफ गोल्ड प्लंजेस। अच्छा, एक माइन जो जब आपने जिस वक्त आपने वहां पे प्रोडक्शन शुरू की या जब आपने वहां पे माइनिंग स्टार्ट की, अगर उस वक्त गोल्ड की प्राइसेस बहुत ज्यादा थी और इवेंचुअली जैसे ही प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो गोल्ड की प्राइसेस कम हो जाती हैं, तो इवेंचुअली योर बिजनेस इज गोइंग टू बी अफेक्टेड। गोल्ड माइनिंग कंपनीज आर केयरफुल टू एक्सप्लेन देयर हेजिंग स्ट्रेटजीज टू पोटेंशियल शेयर होल्डर्स। सम गोल्ड माइनिंग कंपनीज डू नॉट हैज, कुछ गोल्ड माइनिंग कंपनीज जो हैं वो हैज नहीं करती। क्यों? दे टेंड टू अट्रैक्ट शेयर होल्डर्स हु बाय गोल्ड स्टॉक्स बिकॉज दे वांट टू बेनिफिट when the price of gold increases and are prepared to accept the risk of a loss from the decrease in the price of gold. Other companies choose to hedge. कुछ जो है वो hedge नहीं करती हैं और वो किस चीज का फायदा उठाने की कोशिश करती हैं? प्राइस के इंक्रीज होने का। और ये कौन सा कॉन्सेप्ट था स्टूडेंट? जब हम प्राइस के इंक्रीज होने से हम फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, व्हाट इज दैट? यस, बेसिकली दैट इज द स्पेकुलेशन। तो उसके बजाय कुछ कंपनीज जो हैं, अदर कंपनीज दे चूज टू हेज। दे एस्टिमेट द नंबर ऑफ आउंसेस दे विल प्रोड्यूस ईच मंथ फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स एंड एंटर इनटू फ्यूचर शॉर्ट फ्यूचर्स और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स टू लॉक इन द प्राइस दैट दे विल रिसीव। अच्छा, कुछ ऐसी होंगी जो हेज नहीं करेंगी बल्कि स्पेकुलेशन करेंगी, कुछ ऐसी होंगी जो हेजिंग करेंगी एंड दे आर गोइंग टू एंटर इनटू सर्टेन काइंड ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। अब वो कैसे होता है? शॉर्ट फ्यूचर्स और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, ताकि दे आर गोइंग टू लॉक इन द प्राइस दैट इज गोइंग टू बी रिसीव्ड। सपोज यू आर अ Goldman Sachs and have just entered into a forward contract with a gold mining company whereby you agree to buy a large amount of gold at a fixed price. अच्छा, अब सपोज आप जो हैं वो Goldman Sachs हैं और and you have just entered into a forward contract. Forward contract में क्या हुआ? That you have promised to a gold company, you have agreed to buy a large amount of gold at a fixed price. आपने ये कह दिया कि मैं एक फिक्स प्राइस पे गोल्ड आपसे at some future price, at some future date मैं आपसे परचेज करूंगा। How do you hedge your risk? अब आप अपने रिस्क को कैसे hedge करेंगे? The answer is that you borrow gold from a central bank and sell it at a current market price. अब उसका हल ये है कि आप borrow करेंगे gold from a central bank and sell it to the current market price. The central banks of many countries hold large amounts of gold. जो central banks हैं ज्यादातर countries के, they usually hold large amount of gold. At the end of the life of the forward contract, you buy gold from the gold mining company under the terms of a forward contract and use it to repay the central bank. जब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का एंड हो जाएगा, जो उसका टर्म होगा वो खत्म हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे कि यू आर गोइंग टू सेल दैट, यू आर गोइंग टू बाय गोल्ड फ्रॉम दैट गोल्ड माइनिंग कंपनी, जो आपने प्रॉमिस किया हुआ था कि आप गोल्ड माइनिंग कंपनी से इस फिक्स प्राइस के ऊपर गोल्ड परचेज करेंगे अंडर द टर्म्स ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। जो भी आपने उस वक्त उसके साथ फॉरवर्ड प्राइस सेट की थी, आप उसमें से आप उस प्राइस के ऊपर आप उससे गोल्ड माइनिंग कंपनी से परचेज कर लोगे, ठीक है ना। एंड देन यूज इट टू रीपे द सेंट्रल बैंक, और आप उसको सेंट्रल बैंक को दे देंगे जहां से आपने बोरो किया था गोल्ड एट द मार्केट प्राइस। द सेंट्रल बैंक चार्जेस अ फी perhaps 1.5% annum known as the gold lease rate for lending its gold in this way. तो जो सेंट्रल बैंक है वो आपको मुफ्त में नहीं देगा, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू चार्ज, वो आपसे लेंगे 1.5% पर एनम के हिसाब से वो आपको लैंड करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, मैं थोड़ा सा आपको दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, गोल्ड माइनिंग कंपनीज के अंदर मैंने आपको बताया कि स्पेकुलेशन होती है, like you want to take the advantage of, some of the gold mining companies they want to take the advantage from the increase in price or in the decrease in price, and to get the price differences from buying and selling they are going to get the benefit. दूसरी मैंने आपको ये बात बताई कि कुछ गोल्ड कंपनीज जो होती हैं they will enter into such kind of hedging agreements, और वो कैसे होता है? सपोज फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो गोल्डमैन सैश हैं और एंड यू हैव जस्ट एंटर्ड इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट
कि आप जो है ना वो किसी कंपनी से, गोल्ड माइनिंग कंपनी से आपने ये एग्री कर लिया कि हम आपसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करेंगे दैट आई एम गोइंग टू बाय गोल्ड फ्रॉम यू। गोल्ड माइनिंग कंपनी का काम है कि वो गोल्ड की प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है ना। आपने उनसे प्रॉमिस किया, एग्री किया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कि हम आपसे एक फिक्स प्राइस के ऊपर गोल्ड खरीद लेंगे एट सम फ्यूचर डेट इन टाइम, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या होगा, अब तरीका उसका ये होता है कि आप जो गोल्डमैन साशे हैं, आप यू विल गो टू दी सेंट्रल बैंक जाके आप बोरो कर लेंगे वहां से गोल्ड, आप वहां से गोल्ड को परचेज कर लेंगे एट सम मार्केट प्राइस, ठीक है ना। आप मार्केट प्राइस पे उनसे परचेज कर लेंगे एंड यू आर ऑल्सो गोइंग टू पे देम फी, आपने उनको फी भी देनी है। उसके बाद क्या होगा, जब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का जो आपने गोल्ड माइनिंग कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, जब वो ओवर हो जाएगा, जब उसका टाइम पीरियड आएगा, तो आप क्या करेंगे कि आप अपने गोल्ड माइनिंग कंपनी का जो प्रॉमिस्ड गोल्ड था वो आप उनसे परचेज कर लेंगे, ठीक है ना। और आपने जो सेंट्रल बैंक से लिया हुआ था आप उनको वापस कर देंगे। बात समझ आ रही है? तो आपने बेसिकली यू हैव चोजन दी सेंट्रल बैंक टू बोरो, आपने उनसे मार्केट प्राइस पे गोल्ड परचेज किया, ठीक है ना। और यहाँ पे आपने उनसे उस प्राइस के ऊपर परचेज किया जिसके थ्रू आपने उनसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्टिंग एंटर होगी। तो बाय द डिफरेंस यू कैन अर्न प्रॉफिट्स। दैट इज हाउ यू डू हेजिंग बाय द गोल्ड माइनिंग कंपनीज। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने आपको इससे पहले एक दफा हमारी बात हुई थी लास्ट लेक्चर के अंदर, तो मैं आपको ये बता रही थी कि गोल्ड माइनिंग कंपनीज के अंदर हेजिंग इतनी ज्यादा कॉमन नहीं है। तो अगर तो इंडस्ट्री का नॉर्म ये नहीं है, जैसे कि मैंने आपको इसके बारे में डिटेल से बताया था लास्ट लेक्चर में, कि अगर तो ये इंडस्ट्री का नॉर्म नहीं है कि आप हेजिंग करते हो, तो देन यू डू नॉट नीड टू डू सच काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। You must rather concentrate on those strategies which are basically the norms of the industry, and you should avoid doing all those practices which are not the norms of that particular industry. ठीक हो गया? यहाँ तक हमने बात की गोल्ड माइनिंग कंपनीज की। मैंने आपको ये बताया स्टूडेंट्स कि जब आप चूज करें फॉर हेजिंग तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, इस बात का ख्याल रखेंगे कि वो उस इंडस्ट्री का नॉर्म है भी या नहीं है, ठीक है ना। गोल्ड माइनिंग कंपनीज के बारे में मैंने आपसे बात की और मैंने आपको एक बिजनेस स्नैपशॉट बताई कि किस तरह से वो काम करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा डायलॉग मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सुनाया था बिटवीन अ प्रेसिडेंट एंड अ ट्रेजरर। ना सिर्फ ये कि वो इंडस्ट्री का नाम हो, बल्कि वो फर्म का या कंपनी का भी नाम हो। कंपनी के अंदर जो टॉप मैनेजमेंट है, दे मस्ट नो अबाउट ऑल दीज हेजिंग स्ट्रेटजीज, वेदर टू इम्प्लीमेंट देम or not to implement them. So basically this is the crux of the story. So let's move on. हम बात कर रहे हैं hedging strategies के बारे में. First of all, the basis risk. What is the basis risk? By definition, basis is the difference between spot and futures. Basis is the difference between spot and futures. Repeat करती हूँ students. Basis risk को हम by definition कहते हैं it is the difference between spot and future. What is the spot and what is the future? No need to explain, but still I will explain it to you ताकि आपको रिफ्रेश हो जाए। spot का मतलब है market price or the current price, futures का मतलब है for some future date. So basis the difference between spots and future. So the current market price or some future date के दरमियान में difference है, that is called the basis. Basis risk arises because of the uncertainty about the basis when the hedge is closed out. Basically basis risk का मतलब ये है कि uncertainty that exists about the basis when the hedge is closed out. जब hedging की या उस particular future contract की क्लोजिंग का टाइम आता है तो उस वक्त जो अनसर्टेनिटी अराइज हो सकती है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन स्पॉट एंड द फ्यूचर, दैट इज व्हाट इज टर्म्ड एज द बेसिस रिस्क. लेट मी रीड इट आउट फॉर यू. अच्छा जी, द हेजेस इन द एग्जांपल्स कंसिडर्ड सो फार हैव बीन ऑलमोस्ट टू गुड टू बी ट्रू. अभी तक हमने जितनी भी बात की है हेजिंग की, और मैंने आपसे जो गोल्ड माइनिंग इंडस्ट्री के हवाले से बात किया, इट सीम्स टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड दे आर टू गुड टू बी ट्रू. टू गुड टू बी ट्रू का मतलब है कि इतने अच्छे लग रहे हैं हेजिंग स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करना और उसके हमें इतने फायदे नजर आ रहे हैं कि वी कैन नॉट इवन बिलीव दैट इज टू गुड टू बी ट्रू.
लाइक इसको हम बिलीव नहीं कर सकते इतनी आसानी से, क्योंकि उसके साथ जो अटैच्ड रिस्क है दैट इज कॉल्ड द बेसिस रिस्क. एंड व्हाट इज द बेसिस रिस्क? बेसिस रिस्क इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पॉट एंड द फ्यूचर्स. द डिफरेंस बिटवीन द स्पॉट एंड द फ्यूचर्स. The hedger was able to identify the precise date in the future when an asset would be bought or sold. Hedger को हम एक बड़े आराम से एक आइडेंटिफाई कर सकते हैं about a particular time or about a particular date when the asset can be bought or when the asset can be sold. ऐसी बात है ना, लेकिन ऐसा इतना ट्रू हो नहीं सकता, इतनी आइडियल सिचुएशन हो नहीं सकती. Why? The hedger was then able to use future contracts to remove almost all the risk rising from the price of that particular asset on that date. In practice, hedging is often not quite as straightforward. लेकिन असल में hedging इतनी सीधी नहीं होती. ये सीधी सादी बात नहीं है कि आपने फिक्स कर लिया टाइम, जैसे कि मैंने अभी आपको गोल्ड माइनिंग इंडस्ट्री वाली एग्जांपल भी दी, और चीजें बिल्कुल उसी तरह से प्रेडिक्टेबल जो आपने रेट बुक किया हुआ है आप उससे हमेशा प्रॉफिट ही जनरेट करने जाएं, ऐसा होता नहीं है. Things might get reversed sometime and even unfavorable for you, और आपके against भी जा सकती हैं. Some of the reasons are as follows. The assets whose price is to be hedged may not be exactly the same as the asset underlying the futures contract. The asset whose price is to be hedged may not be exactly the same as the asset underlying the future contract. जिस asset को आप hedge करना चाह रहे हैं जरूरी नहीं है कि उसकी एसेट प्राइस वही हो जो कि अंडरलाइंग एसेट की है. नंबर 2 इज द हेजर मे बी अनसर्टेन एज टू एग्जैक्ट डेट व्हेन द एसेट विल बी बॉट और सोल्ड. हेजर जो है वो, क्योंकि आप कर ही अनसर्टेनिटी के लिए रहे हो ना हेजिंग, तो यू आर नॉट श्योर अबाउट द डेट एंड टाइमिंग्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन दैट माइट अकर. जैसे आपने हेज तो कर लिया कि मैंने ये पे करने हैं या रिसीव करने हैं रिसीवेबल्स के लिए, बट समटाइम्स देयर माइट बी सर्टेन अनसर्टेनिटीज रिगार्डिंग द डेट, or you can say regarding the timings of that particular thing. The hedge may require the futures contract to be closed out before its delivery month. तो कई, और नंबर 3 ये है कि hedge जो है they may require the future contracts to be closed out before its delivery month. ये जो सब चीजें हैं बेसिकली इन रीजंस की वजह से जो है ना वो बेसिस रिस्क राइज होता है इन hedging, जो कि हमें कंसिडर करना है whenever we want to hedge certain we want to hedge our transaction for certain reasons. Okay जी, reasons आपके लिए लिख रही हूँ, जो 3 reasons हैं. Three reasons why hedge is not as good as to be true. Number 1 is the asset whose price is to be hedged जिस एसेट की आप प्राइस को hedge करने जा रहे हो, it may not be exactly the same as that of underlying asset. So it may not exactly the same The hedger may be uncertain about anyone from you. आप बताएंगे? Yes, you. Yes, hedger may be uncertain about. Yes, about the date. As to the exact date, जो टाइम पीरियड है उसके बारे में हो सकता है कि hedger को certainty ना हो. Number 3,
The hedge may require the future contracts to be closed out before its delivery month. Require the future contracts, क्योंकि मैंने आपको स्टूडेंट्स इस चैप्टर के स्टार्ट में मैंने आपको ये बात बताई थी कि हम थ्रू आउट दिस चैप्टर ये एज्यूम करें कि जो डेली सेटलमेंट वाला चक्कर है ना, जो हमने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के मैकेनिज्म में पढ़ा था, दैट इज नॉट वैलिड, लेकिन एक्चुअली तो एग्जिस्ट करता है। इसलिए हेजिंग को हम उस तरह से ट्रूली एक्सरसाइज नहीं कर सकते, और हमने अपनी जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं हमने उनको क्लोज आउट भी करना होता है बिफोर इट्स डिलीवरी मंथ, राइट। सो दी हेज में रिक्वायर द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी क्लोज्ड आउट बिफोर इट्स डिलीवरी मंथ। तो आपने उसकी ना डिलीवरी मंथ से उसको क्लोज, डिलीवरी मंथ से पहले आपने उसको क्लोज भी करना है। बेसिकली ये जो 3 रीजंस हैं ये दे गिव राइज टू दिस बेसिस रिस्क। सो दे ऑल दीज 3 रीजंस दे गिव राइज टू दी बेसिस रिस्क। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दी स्पॉट्स एंड दी फ्यूचर्स। तो दैट इज व्हाई हेजिंग जो है वो टेक्निकल है। In order to take decision about the hedging, you must look at the basis risk, which is very, very important. The basis by definition is, basis is equal to spot price of the future of the asset to be hedged minus future price of contract used. Spot price of the asset to be hedged minus future price of the contract used. So basically the basis is the difference between the spot price of the asset to be hedged minus future price of the contract used. We are talking about the basis, कुछ writing करना चाह रही हूँ. The basis in the hedging situation is as follows. Basis is equal to the spot price of the asset to be hedged minus future price of the contract used. जैसा कि मैंने आपको बताया, by definition, the basis is equal to spot price of the asset to be hedged minus future price of the contract used. So, students, if the asset is to be hedged and asset underlying future contracts are the same, the basis should be 0. जिस एसेट को आपने हेज करना है और जो एसेट अंडरलाइंग एसेट है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का, अगर तो वो दोनों सेम है, बात गौर से सुनिएगा, जिस एसेट को आपने हेज करना है और जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उसका जो अंडरलाइंग एसेट है वो सेम है, तो फिर तो बेसिस रिस्क हो गया 0। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एसेट हेज करना है, लेट्स से आपने एसेट हेज करना है ऑरेंजेस, ठीक है, और एक आप ये समझ लें कोई बाग है ऑरेंजेस का जो आप हेज करना चाह रहे हैं, ठीक, उसके लिए आप हेजिंग करना चाह रहे हैं, और जो आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट परचेज करने जा रहे हैं उसका जो अंडरलाइंग एसेट है वो भी ऑरेंज है, लाइक यू आर गोइंग टू बाय सम ऑरेंज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, तब तो हो गया बेसिस रिस्क 0। समझ आ रहा है ना, क्योंकि जाहिर है अगर एसेट जिसको आप हेज करना चाह रहे हो वो एसेट और जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का अंडरलाइंग एसेट है वो एसेट, अगर तो वो दोनों सेम है तब तो आपका हो गया बेसिस रिस्क 0। बात समझ आती है ना, क्योंकि अगर देखिए ना, जिस एसेट को आप हेज करना चाह रहे हो उसकी प्राइस इंक्रीज होगी तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगी, सो डिफरेंस जो है वो मैनेज हो जाएगा। इसी तरह एसेट जिसको हेज करना चाह रहे हैं ऑरेंजेस, अगर उसकी प्राइस डिक्रीज होगी और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस भी साथ ही डिक्रीज हो जाएगी तो कोई रिस्क नहीं होगा। लाइक ऐसा नहीं होगा कि एक की प्राइस इंक्रीज हो रही है और दूसरे की डिक्रीज हो रही है, सो यू आर गोइंग टू गेट सम डिफरेंस ऑफ द प्राइसेस और उसकी वजह से आपको नुकसान हो। तो बेसिस रिस्क इस सूरत में 0 होता है व्हेन द एसेट विच यू वांट टू हेज एंड द एसेट विच इज अंडरलाइंग द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो दोनों सेम हो। बात समझ आ रही है? मैं रिपीट करती हूँ, जिस एसेट को आप हेज करना चाह रहे हैं, लाइक ऑरेंजेस का बाग है, आप हेज करना चाह रहे हैं, आप उसको किसके थ्रू हेज करना चाह रहे हैं? यू आर गोइंग टू हेज इट with the help of some future contract of oranges की future contract से आप उसको hedge करना चाह रहे हैं। तो जो दोनों की prices हैं उनके दरमियान में frequency है, like
ऑरेंजेस की अगर प्राइस इंक्रीज होती है, जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑरेंज का कॉन्ट्रैक्ट है उसकी प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगी, तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपको उससे कोई डिसएडवांटेज नहीं होगा, बेसिस रिस्क आपका हो जाएगा इसमें जीरो। प्रायर टू द एक्सपायरेशन द बेसिस में बी positive or the negative. The spot price should equal to the future price of the very short term maturity contract. When the spot price increases by more than the future prices, the basis increases. जब spot price ज्यादा increase हो जाए as compared to the future prices, तो basis आपका increase हो जाता है। इस process को हम कहते हैं strengthening of basis. Let me write it down for you. What is meant by the strengthening of basis and what is meant by the weakening of basis? Strengthening of basis strengthening of basis का मतलब यह है कि when the spot price increases by more than the future price, the basis increases and this concept is called the strengthening of basis. Repeat करती हूँ, strengthening of basis से मतलब यह है when the spot price increases by more than the future price, when the spot price increases by more than the future price, the basis increases. This concept is called strengthening of basis. Then is the concept of weakening of basis. गैस करेंगे क्या? आप जरा गैस करें क्या हो सकता है? इसका रिवर्स होगा जो strengthening of basis है. When the spot price decreases, or when the future price increases. When the future price increases, उसका रिवर्स है by more than the spot price, the basis declines. और इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं weakening of basis. ठीक है ना? तो जब when the future price increases by more than the spot price, the basis declines. When the spot price increases by more than the future price, the basis increases. अच्छा जी, इसको हमने क्या दिया? Weakening of basis. Is that clear? Okay, let's move on. We have been talking about strengthening of basis and weakening of basis, and you are now quite well aware about कि what is meant by strengthening of basis. Basis increase कब होता है? जब spot price increase हो जाए as compared to the future price. इसको हम कहते हैं strengthening of basis. जब future price increase हो जाए as compared to the spot price, तो हम उसको क्या देते हैं? Weakening of basis. ठीक है? So now let's move on. Long hedge. Suppose that initial price is F1 is equal to initial futures price and F2 is equal to final future price, and S2 is equal to final price of the asset. Okay, let me show this concept with the help of the graph. इस concept को हम graph से explain करेंगे. Okay, variation of basis over time. आपको याद है future price और हमने कुछ lecture back एक मैंने आपसे बात की थी convergence of future price and spot prices. Convergence कैसे होती है spot price और future price की, वो phenomena हमने पढ़ा था. आज हम देखेंगे variation of basis over time. ये जो बेसिस रिस्क मैंने आपको बताया, इसका वेरिएशन कैसे होता है ओवर टाइम. लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू. कैसे है? दिस इज टाइम T1 एंड T2 विद द टाइम स्पॉट प्राइस नीचे आ रही है और फ्यूचर प्राइस भी
नीचे आ रही है। सो स्पॉट प्राइस, दिस इज द स्पॉट प्राइस, कन्वर्ज हो जाती हैं फ्यूचर प्राइसेस और स्पॉट प्राइसेस, जो कि हमने फिनोमेना पढ़ा था, ठीक है ना। सो बाय डेफिनेशन B1 इज इक्वल टू स्पॉट प्राइस माइनस फ्यूचर प्राइस एंड B2 इज इक्वल टू स्पॉट प्राइस माइनस फ्यूचर प्राइस। ठीक हो गया। सो T1 के ऊपर B1 इज इक्वल टू S1 माइनस F1, वेयर एज B2 और द बेसिस रिस्क इज इक्वल टू S2 माइनस F2। ओके जी, नाउ द चॉइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। One key factor affecting the basis risk is the choice of future contract to be used for hedging. This choice has two components: the choice of the underlying the future contract and the choice of the delivery month. जैसे कि basis risk से हमने ये आइडेंटिफाई किया कि hedger जो है वो he doesn't know about the exact time of the delivery के बारे में क्या वो कहता है। तो जब भी आप hedging के लिए चूज करेंगे the choice of contract, that is based on two following reasons, जो कि मैं आपके लिए लिख रही हूँ। So one key factor affecting the basis risk is the choice of the future contract to be used for hedging. किस तरह का future contract आप यूज करना चाह रहे हैं। So the choice of the contract has two components. It has got the choice of the contract has two components. Number one, the choice of the asset underlying the future contract, number two is the choice of delivery month. पहले तो choice of the asset underlying the future contract का जो underlying asset है उसका क्या choice है, and the number two is the choice of the delivery month. So if the asset being hedged exactly matches an asset underlying a future contract, the first choice is generally fairly easy. क्योंकि उस सूरत में जो asset आप hedge करना चाह रहे हैं और जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का अंडरलाइंग एसेट अगर वो दोनों सेम होते हैं तो बेसिस रिस्क आपका जीरो होता है, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले एक्सप्लेन किया। इन अदर सर्कमस्टांसेस इट इज नेसेसरी टू कैरी आउट अ केयरफुल एनालिसिस टू डिटरमिन विच ऑफ द अवेलेबल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैज फ्यूचर प्राइसेस दैट आर मोस्ट क्लोजली कोरिलेटेड विद द प्राइस ऑफ द एसेट बीइंग हेज्ड। अगर आपको एग्जैक्टली वो वाले फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिल रहे उसके अंडरलाइंग एसेट के, तो आप ऐसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ढूंढ लें जिसकी प्राइस उसके साथ पॉजिटिवली कोरिलेटेड है या हाईली कोरिलेटेड है। अब वो किस तरह से होता है क्लोजली कोरिलेटेड का कॉन्सेप्ट ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप ऑरेंजेस को हेज करना चाहते हैं और आपको ऑरेंज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहे, तो आप उससे कोई क्लोजली कोरिलेटेड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ढूंढ लें जिसकी प्राइसेस ऑरेंजेस के साथ साथ ऊपर या नीचे जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल विंटर्स का ही कोई और वेजिटेबल्स जिसका एग्जैक्टली वही टाइम फ्रेम हो और उसका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल हो, तो यू कैन रादर गो फॉर मे बी समथिंग लाइक कैरेट्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल। उससे जो क्लोजली रिलेटेड होगा ना फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, आप उसको चूज कर सकते हैं फॉर हेजिंग पर्पस। दैट इज परहैप्स द बेस्ट स्ट्रेटेजी। जैसे अगर आप कहेंगे कि बार बार मैडम जो है वो खाने की एग्जांपल देती हैं, तो इंटरेस्टिंगली आप देखें जैसे अगर खाने में सालन में अगर टमाटर नहीं है तो आप उसकी जगह पे दही यूज कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दूसरे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से रिप्लेस हो सकता है। अगर लेमन जूस अवेलेबल नहीं है तो आप सिरका यूज कर सकते हैं। सो देयर आर अल्टरनेटिव्स। इसी तरह अगर आपको ऑरेंज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल नहीं है, यू कैन वेल रिप्लेस इट विद द हेल्प ऑफ सम कैरेट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना, उसी तरह की कोई और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो उससे क्लोजली रिलेटेड है या जिसकी प्राइसेस उससे क्लोजली रिलेटेड है। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। वो ये है कि थोड़ी सी किचन से बाहर है। जैसे एनर्जी सेक्टर में आप देख लें, वी कैन क्लोजली रिलेट द प्राइसेस ऑफ द फ्यूल विद द प्राइसेस ऑफ द ऑटोमोबाइल, क्योंकि दोनों का एक कोरिलेशन है। जस्ट ऑटोमोबाइल्स का बिल्कुल रिलेशनशिप बनता है विद द फ्यूल्स। तो फ्यूल का, ऑयल का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के साथ क्या रिलेशनशिप है, उस तरह के जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स है उनका आपस में कुछ कोरिलेशन हो सकता है। सो यू नीड टू लुक एट
दोज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जिनका कोई पॉजिटिव को रिलेशन आपस में बनता हो। गेटिंग माई पॉइंट? सो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि आपने कोई ऐसा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ढूंढ लेना जिसका प्रीवियस के साथ पॉजिटिवली कोरिलेशन डेवलप होता हो। आई एम श्योर आई एम वेरी मच क्लियर अबाउट इट एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग मी कि आपको समझ आ रही है कि हेजिंग के अंदर क्या टेक्निकलिटीज हैं और हेजिंग के अंदर क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं व्हाइल यू आर प्रैक्टिसिंग इट, क्योंकि जो एसेट आप हेज करना चाहते हो और जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का अंडरलाइंग एसेट है वो हमेशा सेम नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जिस चीज को आप हेज करना चाहें आपको एग्जैक्टली उसी तरह का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए जो कि मार्केट में ट्रेड हो रहा है, जो कि एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड हो रहा है। मेनी टाइम्स हो सकता है आप किसी ऐसी चीज को हेज करना चाहते हैं जो कि जिसका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में एक्सचेंज के ऊपर उस तरह से अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप इस तरह की चीज को करने की कोशिश करेंगे जो उससे क्लोजली रिलेटेड है या जो उससे क्लोजली कोरिलेट करता है या जो उसके करीब करीब है। वी आर गोइंग टू ट्राई टू फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर ऑप्शन। अच्छा जी, नंबर 2, ये तो पहली बात तो आपको क्लियर होगी, द चॉइस ऑफ द एसेट अंडरलाइंग द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 2 इज द चॉइस ऑफ द डिलीवरी मंथ। डिलीवरी मंथ की चॉइस। The choice of the delivery month is likely to be influenced by several factors. We assume that when the expiration of the hedge corresponds to the delivery month, the contract that with the delivery month is chosen. In fact, a contract with a later delivery month is usually chosen in these circumstances. आप usually ये करते हो कि आप ऐसा future contract उठा लें जिसका जो delivery month है वो थोड़ा सा आगे जाके delay करके होता है। Delay से मतलब ये कि that is जो जिसका डिलीवरी मंथ बाद में है, लाइक इंस्टेड ऑफ February you might be choosing to have a delivery contract for April or for May, जो कुछ later month में जिनकी डिलीवरी expected है। In fact, a contract with a later delivery month is usually chosen in these circumstances. The reason is that future prices are in some instances quite erratic during the delivery month. उसकी रीजन ये है कि फ्यूचर प्राइसेस जो हैं they are especially very erratic in some future in the during the delivery months. Moreover, a long hedges run the risk of having to take delivery of the physical asset if the contract is held during the delivery month. और दूसरा ये कि फिर वो जो actual delivery है physical asset की वो भी expect की जाती है when the delivery date is very very close. So taking the delivery can be expensive and inconvenient, जो जिसको हम अवॉइड ही करते हैं और जो जिससे रिलेटेड मैंने आपको बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा वाक्य सुनाया था, स्टोरी बिजनेस स्नैपशॉट बुक से पढ़ के, कि अगर एग्जैक्टली फिजिकल एसेट की डिलीवरी करनी पड़ जाए फॉर विच यू रियली डू नॉट वांट टू, तो वो कितनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। सो इन जनरल बेसिस रिस्क इंक्रीजेस as the time difference between the hedge expiration and the delivery month increases. तो basis risk increase होता जाता है as the time difference between the hedge expiration and the delivery month increases. तो आप कोशिश ये करें कि उसको करीब रखने की कोशिश करें. So in journal basis risk increases as the time difference between the hedge expiration and the delivery month increases. The good rule of thumb is therefore to choose a delivery months of that is as close to as possible but later than the expiration of the hedge. Suppose
delivery months are March, June, September and December for a particular contract. अगर आपके जो डिलीवरी मंथ्स हैं, if they are March, June, September and December for a particular month, for a particular contract, sorry, for a hedge expiration in March, April and May, the June contract will be chosen. And so on. So in general, basis risk increases as the time difference between the hedge expiration and the delivery month increases. Basis risk आपका increase हो जाता है as the time difference between the hedge expiration and the delivery month increases. A good rule of thumb is that therefore to choose a delivery month that is as close to as possible but later than the expiration of the hedge. Expiration के बाद लेकिन delivery month के करीब करीब. So good rule of thumb is to choose a delivery month that is as close to as possible but later than the expiration of hedge. लेकिन expiration hedge के बाद उसकी delivery हो, but it should be closer. For example, suppose delivery months are March, June, September and December for a particular contract for hedging expiration in March. So for a hedge expiration in March, April and May, June contract will be chosen. So they are closer. ये करीब ही हैं, लाइक मार्च, अप्रैल या मई में अगर कोई आपका हैज जो है वो एक्सपायरेशन है तो आप ऐसा कॉन्ट्रैक्ट चूज करें जिसकी डिलीवरी जून में हो, ना कि जिसकी डिलीवरी सितंबर में हो या जिसकी डिलीवरी मार्च में हो. थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा लेटर, बट इट शुड बी एज क्लोज एज पॉसिबल. लाइक अगर आपको जून इज द बेस्ट मंथ जब आप उसका डिलीवरी मंथ चूज करें फॉर दोस कॉन्ट्रैक्ट्स जिनकी हैज एक्सपायरेशन मार्च, अप्रैल एंड मई के अंदर है. अब आप ये पूछेंगे कि ऐसा क्यों करना जरूरी है. उसकी रीजन ये है कि बेसिकली इन प्रैक्टिस लिक्विडिटी टेंड्स टू बी ग्रेटेस्ट इन द शॉर्ट मैच्योर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स. जो लिक्विडिटी प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें. It assumes that there is sufficient liquidity in all the contracts to meet the hedger's requirement. Basically ये किया इसलिए जाता है ताकि हम जो hedger की requirement है liquidity की वो fulfill होती नजर आए. Therefore, in some situation the hedger may be inclined to use short-term maturity contracts and then roll them forward. तो इस तरह बहुत सारी situations में इस तरह में हो सकता है कि जो आपका hedger है they are inclined to use ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि शॉर्ट मेच्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट है. वो कॉन्ट्रैक्ट्स ही ऐसे ढूंढेंगे जो कि शॉर्ट मेच्योरिटी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है और फिर आप उसको रोल फॉरवर्ड कर दें. लाइक एक आप शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट चूज करेंगे और फिर आप उसी को ही कंटिन्यू करा लेंगे, उसी को रोल फॉरवर्ड करेंगे. रोल फॉरवर्ड का मतलब यह है कि उसी को ही आगे ले जाएंगे ताकि वही लंबा होता जाए. रोल फॉरवर्ड का मतलब है कि जैसे ये लेना एग्जाम्पल, इसके ऊपर मैंने कोई लेट से वो होती है ना जिससे बच्चे खेलते हैं, वो जो मड होती है जिसको प्ले डो कहते हैं. यस, प्ले डो. वो एक सॉफ्ट सी क्ले की तरह की चीज होती है. अगर आपने उस लेट से आपने उसका एक कारपेट बना के बिछाया हुआ और आपने ये आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है शॉर्ट मेच्योरिटी वाला, फिर आपने उसको दोबारा रोल किया, रोल आप करते जाए तो दैट इज गोइंग टू बी बिगर. ये बड़ा हो जाएगा, ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा है विद द इक्वल रोल ऑन. हम इसको करते जा रहे हैं with the maturity of the short future contracts. तो एक दफा आप short maturity future contract लेंगे and then you are going to roll them over again and again. आप उसको बार बार repeat करते हो so that it becomes longer. तो ये देखने में छोटा कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन जब आपने इसके ऊपर रोल फॉरवर्ड करते करते ये बड़ा कॉन्ट्रैक्ट बन गया. इज दैट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, लेट्स डू एन एग्जांपल. एक मैं आपको एग्जांपल करके बताऊंगी. So let's do an example. It is March 1st.
A US company expects to receive 50 million Japanese yen at the end of July. Yen futures contract on the Chicago Mercantile Exchange have delivery months of March, one contract is for the delivery of 12.5 million yen. The company therefore shorts का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, आपको पता है? Short means to sell. Very good. The company therefore shorts 4 September yen future contracts on March 1st. The company therefore shorts 4 September yen when the yen are received at the end of July, the company closes out its position. The company closes out its position. We suppose that the future price on March 1st, we suppose that the futures price on March 1st in cents per yen, the price is 0.7800, and that the spot and future prices and that spot and future prices on March, and that is spot and future prices when the contract is closed out at are 0.7200 and 0.7250 respectively. ये जब
क्लोजिंग का टाइम है, तो ये प्राइसेस आपकी हो गई हैं। अब क्या करना है, अब गेन क्या है इसके ऊपर हमने ये देखना कि इसका गेन क्या है। द गेन्स ऑन द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज, गेस करेंगे क्या हो सकता है? मैं बताती हूं आपको। द गेन ऑन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज, ये आपकी पहली थी, दिस इज द चेंज 0.7800 माइनस 0.7250 कितना हो जाएगा? कैलकुलेटर ले लें। 0.7800 0.78 माइनस 0.725, so it is equal to 0.055 cents per yen. So it is going to be equal to 0.0550 cents per yen. The basis is, basis कितना, स्पॉट और फ्यूचर प्राइस में डिफरेंस कितना है? The basis is, basis बताएंगे क्या है? 0.7200, ये वाला, इसकी ये है, माइनस पॉइंट ये है। स्पॉट एंड द फ्यूचर प्राइस व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज क्लोज्ड आर, ये स्पॉट है और ये फ्यूचर है, और हमने ये एस्टेब्लिश किया कि स्पॉट और फ्यूचर प्राइस का जो डिफरेंस होता है दैट इज बेसिकली द बेसिस रिस्क। तो बेसिस क्या होगा? बेसिस इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पॉट प्राइस एंड द फ्यूचर प्राइस। दिस इज द स्पॉट प्राइस एंड दिस इज द फ्यूचर प्राइस। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है? दैट इज द बेसिस। सो 0.7200 माइनस 0.7250, इट इज इक्वल टू 0.7200 less 0.7250, it is equal to minus 0.005 minus 0.005 cents per yen when the contract is closed out. तो बेसिस मैंने आपको कैलकुलेट करके दिया और मैंने आपको बताया कि इस पे गेन क्या होगा। दिस कैन बी रिटन एज, दिस कैन आल्सो बी रिटन एज द इनिशियल फ्यूचर प्राइसेस प्लस द फाइनल बेसिस, एज द इनिशियल फ्यूचर्स प्राइसेस। इनिशियल फ्यूचर्स प्राइसेस क्या है? 0.7800, this one, initial future prices plus the final basis, और final basis क्या है? This is the final basis plus the final basis। ये कैसे लिखेंगे हम इसको? इनिशियल प्राइस ये है 0.7800 प्लस में, और फाइनल आपकी जो बेसिस है वो कितनी है? दैट इज दिस मच। इनको आप प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस, इसको यहां लिखेंगे तो यू कैन गेट 0.7800 लेस 0.005, दिस इज इक्वल टू 0.7750। अच्छा, ये आ गया। अब आगे द टोटल अमाउंट रिसीव्ड फॉर द कंपनी। अब इसके कितने कॉन्ट्रैक्ट्स कितने थे हमने वो देखने। कॉन्ट्रैक्ट्स थे हमारे कितने मिलियन थे? 50 मिलियन जापानीज येन, और ये हमारा आ गया इनिशियल फ्यूचर प्राइस प्लस दी फाइनल बेसिस, दिस इज 0.7750। तो हम इनको अब कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस से मल्टीप्लाई करके देखेंगे ये टोटल कितने बनते हैं। सो द टोटल अमाउंट रिसीव्ड, यहाँ लाइन लगा लेती हूँ ताकि क्लियर रहे, यहां से हम ऊपर चले गए।
द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं 50 मिलियन के, received by the company for the 50 million, for 50 million is कितना हो जाएगा 50 इंटू जो हमारी प्राइस हमने कैलकुलेट किया दिस मच 0.7750, इट इज इक्वल टू डॉलर में इसके आपके पास अमाउंट आ गई, दिस इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाइड बाय 0.7750, it is equal to $38.75। ठीक है, ये आप इसको ये क्या लें, ये मिलियन हो गए, आप इसको क्या लें 387,500 डॉलर, अगर इसको हम दूसरी तरह से लिख लें। सो डियर स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल मैंने आपके सामने हेजिंग वाली आपके सामने एक्सप्लेन की, जिसके अंदर हमने बेसिस कैलकुलेट किया है और हमने प्राइस गेन, सबसे पहले हमने गेन कैलकुलेट किया है कि गेन ऑन द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा। ठीक है ना, गेन ऑन द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज 0.7800 माइनस 0.7250, जो प्राइस का डिफरेंस था उन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस आया वो आपका आ गया गेन, विच इज इक्वल टू 0.055 सेंट्स पर येन। फिर हमने कैलकुलेट किया बेसिस, बेसिस इज द डिफरेंस बाय डेफिनेशन, आप बताएंगे यस, बेसिस इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पॉट एंड द फ्यूचर प्राइस। स्पॉट और फ्यूचर प्राइस में जो डिफरेंस था वो हमें गिवन है 0.7200 और 0.7250, इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू माइनस 0.005 सेंट्स पर येन जब कॉन्ट्रैक्ट की क्लोजिंग हुई। अच्छा, हमने इसको किया अपने, इसको हमने बेसिस को जब फुल हमने इसको किया, दिस कैन बी रिटन एज द इनिशियल फ्यूचर प्राइस प्लस द फाइनल बेसिस। जो फ्यूचर प्राइस की इनिशियल, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की जो इनिशियल प्राइस थी वो प्लस उसके अंदर हमने ऐड कर दिया बेसिस रिस्क को, विच वाज इक्वल टू माइनस 0.005, तो दैट कम्स टू इक्वल टू 0.7750, ये आ गया। अब टोटल अमाउंट रिसीव कितनी हुई थी, हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे दे वर ऑफ द 50 मिलियन, 50 मिलियन जापानीज येन थे, तो हमने उसको किया द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी फॉर 50 मिलियन इज 50 इंटू 0.7750, इट इज इक्वल टू 38.75 और 3,87,500। So basically this is the total amount which is received by the company for 50 million yen. So now moving on, long hedge. Long hedge is, suppose that F1 is equal to initial futures prices and F2 is equal to final futures prices. Similarly, S2 is equal to final asset prices. You hedge the future purchase of an asset by entering into the long future contract. Cost of the asset is equal to S2 minus F2 minus F1 is equal to F1 plus basis. That is basically the example that we have just quoted. I hope you are going to get the clear understanding of this and you know what is meant by all this. Okay, dear students, now the concept of cross hedging. What is meant by cross hedging? Cross hedging is basically, up till now, the asset underlying the future contract has been the same as the asset whose price is being hedged. Cross hedging occurs when the two assets are different. The cross hedging उस वक्त होती है जब दो assets different हों। कैसे? Consider for example an airline that is concerned about the future price of jet fuel. Because there is no future contract on jet fuel, it might choose to use heating oil future contracts to hedge its exposure. ये बिल्कुल वैसी एग्जांपल है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले की, कि अगर आपको एग्जैक्टली वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ना मिल रहा हो जिसको आप हेज करना चाहते हैं, जिस एसेट को आप हेज करना चाहते हैं, आपको एग्जैक्टली वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ना मिल रहा हो, तो यू मे ट्राई टू एंटर इनटू सर्टेन काइंड ऑफ अ हेज जिसका जिसका एसेट है वो जिस फ्यूचर का अंडरलाइंग एसेट जो है वो एग्जैक्टली आपके एसेट के साथ को रिलेटेड है. सो दैट इज परहैप्स द बेस्ट प्रैक्टिस एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड क्रॉस हेजिंग. जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी कि लेमन जूस की जगह पे आप सिरका यूज कर लें, या अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का कोई लेना चाह रहे हैं हेज, तो आप उसको ऑयल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को ले लें जो उससे क्लोजली रिलेटेड है. तो यहाँ पे जो मैंने आपको एग्जांपल दी है जो कि बुक से मैंने आपको बताई है कि अगर इफ एयरलाइन दैट इज कंसर्न्ड अबाउट द फ्यूचर प्राइस ऑफ द जेट ऑयल, बिकॉज देयर इज नो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द जेट
फ्यूल इट माइट चूज टू यूज हीटिंग ऑयल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो अगर जेट फ्यूल के ऊपर कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल नहीं है तो दे माइट यूज द हीटिंग ऑयल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट टू हेज इट्स एक्सपोजर। सो हम फिर उसके बाद स्टूडेंट्स इसे जो अगला स्टेप होगा वो ये है कि वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दी हेज रेशो। हेज रेशो हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना हमें हेज करना चाहिए, और हम इस एस्पेक्ट के ऊपर भी बात करेंगे कि क्या हम अपने आप को फुली हेज कर लें या पोर्शन हेज कर लें, या हाउ मच टू हेज, कितना हमें हेज करना है। दैट इज दीज डिसीजंस आर गोइंग टू बी taken by the cross hedging and by calculating the minimum variance hedge ratio, ठीक है ना। और कितना एक्सपोजर हेज करना चाहिए, कितना हमारे लिए बेनिफिशियल है अगर हम उसका हेज कर रहे हैं, और कितना हमें कॉस्टली आएगा। वी हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर hedge, and we will also look for the optimal number of the future contracts जिसके अंदर हम एंटर हो सकते हैं। लाइक जरूरी नहीं है कि हम 500 या 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों लें अगर हमारा 200 या 300 कॉन्ट्रैक्ट्स को सेल करके या बाय करके काम चलता है। सो दीज ऑल डिस्कशंस वी आर गोइंग टू मेक इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। सी यू नेक्स्ट टाइम। I hope you have fully understood all the concepts. Go through them all, and especially the example that I have solved it in front of you. उसको बहुत गौर से देखें, स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस में क्या डिफरेंस है, बेसिस इसको हमने किस तरह कैलकुलेट किया, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स को सेल करना है आपने इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डॉलर्स, उसको कैसे कन्वर्ट करना है। दीज आर ऑल द थिंग्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। अल्लाह हाफिज।